बेसात पर आखिरी चालें चली जा रही हैं। उम्मीदवारों को आज चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट भी होगा, यानी कि अब मुकाबला पूरी तरह से साफ होने वाला है। टिकट न मिलने से खफा नेताओं को मनाने का दौर भी अब तेज हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इससे ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला या जो नाराज नजर आ रहे हैं, निगम के चुनाव को लेकर के भाजपा के कई पूर्व पार्षद टिकट न मिलने से खफा होकर के आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भर चुके हैं और उनको मनाने के लिए अब भाजपा के वरिष्ठ नेता जोर लगा रहे हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए नजर आए। वहीं सीएम सैनी भाजपा के पूर्व पार्षद सोनिया सूद, जो कि टिकट न मिलने के चलते आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो गई थीं, उन्हें बैठाने के लिए पहुंचे और इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वार्ड नंबर 3 से पूर्व पार्षद रितु गोयल के निवास स्थान भी गए और उनसे भी बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक परिवार की तरह हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में भी टिकट कटने को लेकर के हलचलें तेज हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नाराज हुए नेताओं को मनाने की कोशिश की है। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी कल अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। तो 10 मई को मतदान है और 13 मई को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले सियासी तापमान निकाय चुनाव के लिए लगातार बढ़ रहा है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल। अब सवाल यह है कि नगर निगम में चुनाव का आखिर क्या सियासी खेल है? कहीं चुनावी रणनीति हो न जाए फेल? नेताओं में रूठों को मनाने पर जोर क्यों? क्या टिकट कटने पर पार्टियों में घमासान है? और क्या नाराज उम्मीदवारों से जो समीकरण है वो बिगड़ेगा? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई अगर फैसला होता है अच्छे के लिए होता है। ये अगर मैं कह देता मैं तो नारायणगढ़ काम कर रहा, मैं तो नहीं लड़ते जनता। और मेरे को सारे के सारे बोल रहे थे, सारे मेरे को ये कह रहे थे भी तू छोड़ कर ना जाओ रहे थे। कहा मैं कहा भाई पार्टी ने जो आदेश कर दिया मैं उसको पूरा करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पार्टी ने कह दिया भी नहीं चुनाव लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने कह दिया वहां चुनाव लड़ना तो वहां लड़ेंगे। पार्टी ने अगर ये कह दिया ये जिम्मेवारी है आपकी, वही जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी में है। एक साधारण कार्यकर्ता मंच पर खड़ा होकर के भाषण देता है और थोड़ी देर में जड़ उठा करके गली भी साफ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। पार्टी सब कुछ देखती है। मैंने कहा है कि मैं सोनिया जी के चुनाव में आया था और इसी स्थान पर आया था। आप लोगों ने वोट दिया है। पार्टी ने जो निर्णय किया है हमारे सर माथे है और उसने स्वीकार हमारे सूद साहब ने भी किया है कि जो भी फैसला पार्टी ने किया वो हमारे लिए सर माथे पर है। तो नगर निगम चुनाव में अब आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक तौर पर सियासी तापमान है वो पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। और अब चूंकि आज नामांकन वापसी का भी आखिरी दिन है और आज ही चुनाव चिन्ह का आवंटन भी होना है और उसके बाद 10 तारीख को वोट होगा और 13 तारीख को जो नतीजे हैं वो घोषित हो जाएंगे। सभी चुनावी जो दल हैं इस पार्टी सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को इस चुनावों में उतार चुकी हैं और अब देखना यह है कि इस बार निकाय के चुनावों में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, किन पार्टी के ऊपर जनता का जो विश्वास है वो बरकरार रहता है। निकाय चुनावों में जो बड़े बेसिक मुद्दे आप देखते हैं, सड़क, बिजली, सीवर, पानी, इन सब के आधार पर चुनाव रहता है या राजनीतिक समीकरण भी इसमें कहीं अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। और इस तरह के इलेक्शंस में आप देखते हैं कि रूठों को मनाना भी एक बड़ी कवायद होती है और इलेक्शंस में जो टिकट का वितरण होता है उसके बाद नाराज़गी के चलते भी कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि चुनावों में अपनी ताल ठोकते हैं। तो ऐसे में पार्टी को भी उसका जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। तो पार्टियां अब अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की करें या इनेलो की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। ये सभी आप देख रहे हैं कि एक एक करके अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अपने अंतिम दौर में है और अब इंतज़ार है वोटिंग का। ये तारीखें लगातार हम आपको बता रहे हैं। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन था, स्कूटनी 27 को होनी है, 28 को नाम वापसी यानी कि आज अंतिम दिन। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी आज ही होना है। वोटिंग फिर 10 तारीख को, 13 तारीख को नतीजों की घोषणा की जाएगी। यानी कि 21 तारीख से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब अपने बिल्कुल अंतिम दौर में है
और अब सीधे 10 तारीख को वोटिंग होनी है और 13 को नतीजे आएंगे, क्योंकि आज नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह के आवंटन का दिन है। तो ये चुनावी शेड्यूल है और अब पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। अब ये 3 निकाय हैं, चूँकि नगर निगम है। यहाँ पर बीजेपी ने पंचकुला से श्यामलाल बंसल को उतारा है, अंबाला से अक्षता सैनी है और सोनीपत से राजीव जैन को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। तो निकाय चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से अपने अंतिम दौर में ला चुकी हैं और अब सवाल इस बात का है कि निकाय चुनाव में जिस तरह के मुद्दों की चर्चा हो रही है या जो कुछ समीकरण राजनीतिक तौर पर आप इस समय देख रहे हैं कि बन रहे हैं, उसका क्या असर होगा इस चुनाव में। आज इसको समझेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ, उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजवीर सिंह रोहिल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर सिंह रोहिल्ला जी, स्वागत है आपका। सुमित गौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित गौड़ जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है। राजवीर सिंह रोहिल्ला जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। चूंकि निकाय के चुनाव हम लोग देखते हैं कि बड़े स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और वो बेसिक कम्युनिटीज अगर ना हो तो जनता उससे बहुत परेशान भी रहती है और जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि इस मुद्दों को जनता उठा भी रही है। अब निकाय चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार के निकाय चुनाव को और क्या आधार है जब आप लोग ये कहते हैं कि इस बार भी आप लोग एक बार फिर से इन निकायों में जीत दर्ज करेंगे? राजवीर जी। नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को मेरी राम राम। नहीं, निकाय चुनाव तो एक छोटी सरकार कही जाती है। गांव में पंचायत छोटी सरकार होती है, शहरों में निकाय, नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती है। तो इन पे सारा दारोमदार विकास का सारा जो और जो सामान्य नागरिक है उनका सीधा सीधा संबंध इनसे हमेशा पड़ता है। जब तो उस नाते हम ये कहना चाहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार ने लगातार काम किया है नगर निकाय के लिए भी और पंचायतों के लिए भी, यानी कि हमने हर हर क्षेत्र में काम करके दिखाया है। और इसी नाते मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर जो वार्ड में जीतेगी और हर नगर निगम को भी हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 10-12 साल से हम लोग सत्ता में है। तो जवाबदेही हमारी बढ़ती है और वो जवाबदेही हम दे रहे हैं अपने, जो हमने काम किए हैं, जो हमने विकास कार्यों के लिए जो बजट दिया है, जो बजट की मॉनिटरिंग की है, या जो हमने जो सुविधाएं ऑनलाइन की है। क्योंकि पहले नगर निकाय का में जो जाते थे तो वहां लाइनें लंबी लंबी लगती थी, लेकिन अब लाइनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज अब घर बैठे 39 से ज्यादा सुविधाएं हम नागरिकों को देने का काम कर रहे हैं। और गली नाली सीवर की जो समस्या है, ये समय समय पर ये, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती रहती है, तो इसमें जो इसके कारण जो आती रहती है समस्याएं छोटी मोटी, उनको दूर करने का काम हमारे जो पार्षद है, हमारे जो नगर निगम के जो मेयर है, वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 साल सेवा की है, उस सेवा में और आने वाले जो नहीं राजवीर जी, चुनाव लेकिन है एक 10 तारीख सवाल, को, चूंकि ये तो जनता भारतीय आपसे भी पूछेगी, आप लोग जाहिर है कि जा रहे हैं, आपने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो भी जाहिर होंगे जनता के बीच में। ट्रिपल इंजन की बात आप लोग कहते थे और ज्यादातर निकायों में जनता ने फिर आपके इस बात को अपने सरमाथे पर लिया और आप लोगों की ट्रिपल इंजन की भी सरकार बनाई। लेकिन अगर आज वहां पर बेसिक कम्युनिटीज डेवलप नहीं है तो ये सवाल जनता आपसे पूछेगी, क्या जो वायदे करके आप लोग गए थे निकाय के चुनावों में या जहां जहां भी निकायों में आप लोगों ने सत्ता हासिल की, क्या उन वायदों पर आप खरा उतर पाए या उनको आप पूरा कर पाए उन निकायों के अंदर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम करने का काम किया बिल्कुल पूरा। क्योंकि हमने जो लोगों को, असली बात क्या होती है कि नगर निकाय या पंचायत है, वह जनता से सीधा जुड़ाव होता, तो उनके जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को हल करने का काम किया जाए। वो चाहे गली नाली की बात है, सीवर की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात है, या जो अन्य सुविधाएं होती है, तो उन सुविधाओं को हमने ऑनलाइन किया। हमने जवाबदेही तय की, हमने ऑनलाइन टेंडरिंग की, हमने फिजिबिलिटी जो बढ़ाई है हमने, भाई मतलब जो काम चल रहे हैं हमारे, उनका मॉनिटरिंग की जाए। तो उस नाते जनता को हमने बहुत राहत देने का काम किया है। और समय समय पर अन्य सुविधाएं जो सरकार लाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की बात है, चाहे वो पानी के जो टैक्स है उसमें छूट की बात हो, तो जनता के लिए हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये काम कर रही है। और आपने देखा कि हमारा हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम कितने सीरियस, हमारे जो हमने जो आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आपने इंट्रो में बताया कि भाई जो सूचना आई सोचना समाप्त,
अब जो पार्टी ने जिसको आदेश दे दिया वो चुनाव लड़ेगा, और जो बाकी सब है जो उसका उनका सहयोग करेंगे। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, और मुख्यमंत्री जी लगातार फ्रंट पर रहकर काम कर रहे हैं, और नहीं वो रोहिला जी, आपने अब जो संगठन के इंट्रो में जरिए बताया आपको भी ज्यादा आपने। आश्वासन है या आपने किए गए काम पर ज्यादा आश्वासन है? मतलब जनता क्यों आपके साथ कनेक्ट होगी, इसको जरा नहीं, बताएं। सर जनता को क्या, जनता को तो राहत चाहिए, जनता को सुविधाएं चाहिए। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, और नगर निकाय चुनाव में डेफिनेटली हम लोग सभी जीतेंगे, सभी वार्ड भी जीतेंगे हम लोग, और सभी जो मेयर चुनाव वो भी जीतेंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारा मैनेजमेंट होता है, माइक्रो मैनेजमेंट, हमने ड्यूटियां तय कर रखी है हमारे कार्यकर्ताओं की। हमने लगातार मीटिंगें की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, और लगातार आपके जो दिखाया भाई, कि जो कोई नाराज था हमारा, तो खुद मुख्यमंत्री चले गए, तो हमारे लिए आप समझ सकते हैं कितना सीरियस है ये चुनाव। तो हम किसी अन्य पार्टी का हमारे से कोई मुकाबला नहीं है, और धरातल पर जो हमने काम किया वो हमारा ठीक काम है, बोलता है, हमारे विचार बोलते चलिए हैं, आप ये कह रहे क्योंकि हैं कि आपने अल्टीमेटली रूठों को बात भी होती है मनाया, जनता की, वो जनता मैनेजमेंट भी आप की कर रहे हैं, और तरह दूसरा ये कि आप काम के आधार पर जनता पे जाएंगे, जनता के बीच में आप देखते हैं कि जनता इस बार आप पे भरोसा कैसे करती है या क्या परिणाम रहते हैं। गौड़ साहब, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है निकाय चुनावों को लेकर के, और कितना आश्वस्त है? आयुष जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, आप और हम सब भली भांति एक चीज से वाकिफ हैं कि बीजेपी की सरकार पूरे हरियाणा में और पूरे देश में कह लो, हिंदू मुसलमान के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरने में तो कामयाब रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कूड़ा, सड़कों पे जो कूड़ा फैला हुआ है, सड़कों पे जो गंदा पानी जमा हुआ पड़ा है, सीवर का पानी घरों में ऊपर बैग तक मार रहा है, सीवर तक बंद हो चुके हैं, और सड़कों के बुरे हाल तो किसी से छुपे नहीं है हमारे हरियाणा के और खासतौर पे मेरे फरीदाबाद के। देखिए, ये चुनाव है लोकल मुद्दों से जुड़ा, तो इसीलिए हम सब कांग्रेस जन, हमारे सभी नेता जन, सभी बड़े आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। और अगर बीजेपी इतनी आश्वस्त होती तो आज खुद बीजेपी के जो सीएम है अपने चौधरी नायब सिंह सैनी साहब, वो खुद पंचकुला में उम्मीदवारों को मनाते हुए घूम रहे हैं। न्यूज में आपने भी दिखाया और भी चैनल ने दिखाया, खुद उम्मीदवारों को बिठाने की कोशिश। जितना विद्रोह इस समय टिकट के बाद, टिकट आवंटन के बाद जितना विद्रोह विद इन बीजेपी है, और जितने इंडिपेंडेंट बीजेपी के लीडर जितने इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उतने कांग्रेस के नहीं खड़े, उतना विरोधाभास कांग्रेस में नहीं है। और एक और एंगल बहुत इस इलेक्शन में सभी लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अंबाला के कांग्रेस के टिकटार्थी हो, कैंडिडेट हो, चाहे वो पंचकुला के हमारे हो, मेयर के हो, पार्षदों के हो, चाहे रेवाड़ी के हो, सोनीपत के हो। एक सबसे बड़ा मुद्दा सब लोगों के लिए एक मुद्दा जरूर है, फरीदाबाद में जो भी नगर निगम में घोटाले हुए, 300 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था हमारे विधायक, पूर्व विधायक नीरज शर्मा जी ने। अभी फिर एक 200 करोड़ का घोटाला निकला है। तो स्मार्ट फरीदाबाद के नाम पे हजारों करोड़ डकार के बीजेपी के नेता, ये सब मुद्दे इन चुनावों में चलेंगे। और बीजेपी आज कहीं ना कहीं आप देखें, 12 साल बाद भी के राज के बाद भी बीजेपी के नेता, उनसे कार्यकर्ता खुश नहीं है। कहां ये अपने आप को ट्रिपल इंजन की सरकार, जब इनकी फरीदाबाद नगर निगम सरकार बनी, उससे पहले चाहे गुड़गांव में बनी, ये कहते थे ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, फिर आप विकास के पंख देखना। विनाश के पंख तो देखें, विकास के पंख कहीं नहीं दिखाई दिए। इस फरीदाबाद का, गुड़गांव का सब तरफ का नाश कर दिया है इनके खुद की। अभी आपके इनफैक्ट आपके न्यूज चैनल में भी आई थी खबर, सारे पेपर में खबर छपी कि बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी फरीदाबाद आए लास्ट वीक। सभी पार्षद उनको मिले भी आके, उनकी कोशिश थी, आला कमान ने कहा था कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला करके इसको इनके सबके साइन कराओ। एक भी पार्षद ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने साइन नहीं किए। आधे से ज्यादा पार्षद नदारद रहे। तो इससे साफ झलकता है कि क्या इनका नीचे कंट्रोल सिस्टम पे है। और जहां तक मुझे लगता है, इनके ईवीएम भी सेट नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी। बड़े चुनाव में तो इनके ईवीएम सेट रहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, जो जनता जो परेशान है, इस बार जनता जरूर इनको एक सबक सिखाने का काम करेगी। हमारी, चाहे वो पंचकुला से हमारी जो मेयर की प्रत्याशी हैं श्रीमती सुधा भारद्वाज जी,
और सोनीपत से हमारे मेल प्रत्याशी हैं कमल दीवान जी जो अध्यक्ष भी हैं, और हमारे अम्बाला वाले भी, ये सभी जीत दर्ज करेंगे। और इस बार पार्षदों की टिकट भी चुन चुन के दी है, तो बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगा, उसके बाद जब दोबारा टाइम देंगे तब भी कुछ बातें साथ में कहना चाहूंगा। इस टाइम में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी सारे संसाधनों का दुरुपयोग अभी से शुरू कर दिया है। इवन कांग्रेस वालों को भी अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी के हक में बैठने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। इन्होंने इनके जितने भी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे हरियाणा में सेंटर के मिनिस्टर हो, सभी मैक्सिमम उसको इन्होंने अंबाला लगाया है, कुछ को इन्होंने उनमें से कुछ को इन्होंने सोनीपत में लगाया है, लेकिन सारा जो इन्होंने पंचकुला में लगा दिया है, क्योंकि इनको पता है स्थिति इनकी हर तरफ हिली पड़ी है। तो अब आप ही देखिए, जब बीजेपी के अदर स्टेट के मिनिस्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं चुनाव में, तो इट मीन्स कि बीजेपी घबराई हुई है। और उस पर हमें, इसलिए हमें एक संदेह जरूर है कि कहीं इन चुनावों में भी ये लोग ईवीएम का या हिंदू मुस्लिम का, या फिर ये लोग अपना धन बल का, और गौर साहब जब जनता मन बना लेती ना, तो फिर ये सारी चीजें दोयम हो जाती ना, फिर इसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं। जनता ने अगर मन बना लिया, आपने इतनी सारी खामियां गिनाई कि जनता को वोट करना है, कांग्रेस के कैंडिडेट पसंद हैं, तो कुछ भी कर लीजिए, आप ही जीतेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर भरोसा आपका होना चाहिए, अगर इतना आश्वस्त है तो। और उनको उठाएंगे भी। हाँ, हर वार्ड में कम से कम ये कहना, फिर तो यही है ना, ये तो फिर छिपने वाली बात हो गई। बट में अगर आप जाएं, परिणाम अगर सकारात्मक ना आए या किसी के पक्ष में ना आए, तो फिर ये कह दें कि भाई इस वजह से हो गया। अगर इतनी समस्याएं हैं निगम के अंदर, तो डेफिनेटली जनता आपके साथ खड़ी होगी। भाई जिसको सड़क, बिजली, पानी, सीवर की सुविधा नहीं होगी, वो क्यों किसी को वोट करेगा जाकर? कांग्रेस पार्टी सरकार लाएंगे, वोट भी दी, बैलेट पेपर की 99.9% वोट भी मिली। नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर होता है, ऐसा नहीं है। ये इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं, इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। फिर आप वो ईवीएम वाले विवाद में आप जाएंगे, अरे राहुल गांधी जी ने मुद्दा छोड़ दिया भाई, उन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी से जीतते हैं। आप आज भी ईवीएम पर अटके हुए हैं। गौर साहब, नहीं ऐसे नहीं होता ना, पहले तय कर लीजिए एक बार इसको। पंजेटा जी, क्या तैयारी है? जी आयुष जी, निश्चित तौर पे आयुष जी, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी तैयारी है और बहुत गंभीरता से इस बार निकाय के चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल लड़ने जा रही है। हमारा काम जनता के बीच में, जिस तरीके से जनता को लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरह लगातार जनता को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह युवा हताश है, जिस तरह महंगाई की, आप ये देख लीजिए किस तरह बिजली तक के दाम इन्होंने बार बार बढ़ाए, 3-4 बार बिजली के दाम बढ़ा चुके हैं। स्वच्छ पानी को लेकर बहुत सी जगहों में समस्या है। जल शक्ति जो मंत्रालय, उसकी रिपोर्ट जो बताती है आर्सेनिक की, यूरेनियम की, नाइट्रेट की जो मात्रा है, उनमें यूरेनियम में तो हम नंबर 2 पे आते हैं। और पानी की गुणवत्ता को लेकर, स्वच्छ पानी को लेकर कई बार विधानसभा में भी आवाज उठी है। जो इंटरनल रोड्स हैं बदहाल हैं, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है बहुत जगह सीवेज ब्लॉकेज का है, ओपन में कूड़े के ढेर हैं, बहुत जगह काम की गुणवत्ता जो है वो उस हिसाब से नहीं है। निगमों का भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा निश्चित तौर पर रहेगा ही, वो भी इसीलिए सवाल पूछे जाएंगे कि लगातार तीसरी बार अगर आप भाजपा को लेकर आए हो, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो भ्रष्टाचार 90% और विकास 10% क्यों है? ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और जो प्रदेश के ऊपर कर्ज की वजह से महंगाई की मार जनता के ऊपर डाल रही है सरकार बार बार, तो वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। बहुत से निकाय हैं जहां पर आप लगा लीजिए, धारूहेड़ा का हो गया, रेवाड़ी का हो गया, सांपला का हो गया। उसके बाद अंबाला में भी जो स्थिति है वो सीवेज को, पानी को लेकर, और अंबाला में तो बाढ़ का जो इशू रहा है उसको लेकर भी, निकासी को लेकर भी, पानी की जो पूरा इनका सिस्टम है वाटर का, उसको लेकर भी बहुत से प्रश्न जो है वो सरकार से हम पूछ भी रहे हैं, और जनता के बीच में भी निरंतर जो है हम इन मुद्दों को उठाते भी रहे हैं। तो अब धरातल के ऊपर लोकल इश्यूज को लेकर रहेगी। निश्चित तौर पर सरकार को चुनौती देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी, कांग्रेस को भी चुनौती देंगे हम। और मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इन इश्यूज को और बहुत ईमानदारी से काम करने वाले कर्मठ लोग जो हैं वो
इन चुनावों के अंदर या हम उनको समर्थन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट हम सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो ये जो इश्यूज रहेंगे उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जनता का विश्वास जो गंभीरता से इंडियन नेशनल लोकदल लेती है, जो हमारे नेता सड़क से सदन तक उठाते हैं, जनता के बीच में इश्यूज को लेकर जाएंगे। और उम्मीद हमारे को बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे को उम्मीद है कि जनता हमारे पे भरोसा भी उठाएगी और हम ईमानदारी से काम भी करके दिखाएंगे। राकेश जी, ये राजनीतिक पार्टियों का तो खैर ये काम है और वो भाई उनका दावा भी है कि वो इस बार जा रहे हैं जिस मुद्दों के साथ जनता उनके साथ कनेक्ट होगी, लेकिन ओवरऑल आपको क्या नजर आ रहा है? मुद्दे या उसके इर्द गिर्द जो घूमती हुई राजनीति है या मैनेजमेंट, क्या दिख रहा है? ये जो निकाय के चुनाव है उसको कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए आयुष जी, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है और सही है कि निगम चुनाव के अंदर जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें पार्टी से ज्यादा एक इंडिविजुअल छवि को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर जनता सीधे रेगुलर जो उनके डे रूटीन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वो उन नेताओं से जुड़ी हुई होती हैं जो निगम या चुनाव के अंदर लड़ते हैं। अब बात ये आ रही है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं और खुद माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जिस तरीके से पंचकुला जाकर अपने बागी हो रहे कैंडिडेट्स को, अपने पार्टी के नेताओं को समझाना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सूट नहीं करता। क्योंकि आप देखें, बीजेपी के अंदर चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी नेता नाराज हो जाए उसको इतना मनाया नहीं जाता जिस तरीके से निगम के नेता को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि चुनाव इतना आसान नहीं। चाहे हमारे मजीठिया जी बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, आप देखें कि जो स्थिति बीजेपी की बहुत स्ट्रांग थी, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि टक्कर जो है वो कांटे की है। अब देखने की बात यह है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो ये निगम चुनाव होते हैं इसमें अभी सभी को बैलेट भी मिलता है, तो एक बैलेट की भी अपनी एक अलग से ही एक जो सिंबल होता है, सिंबल की अपनी अलग से एक वैल्यू होती है। कुछ लोग केवल सिंबल बेसिस पर ही वोट डालते हैं, तो उसका भी इंपैक्ट आता है। और एक बात ये भी है कि हमेशा जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है उसको कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ा सा अधिक मिलता है, चाहे वो आप प्रशासनिक तौर पे लगा लें कि उनको फैसिलिटीज कुछ जैसे परमिशंस हो गई वो ज्यादा मिल जाती हैं, या एक आम जनता को ये लगता है कि विधायक इनके हैं, मुख्यमंत्री इस सरकार का है, तो अगर इन्हीं के नेता निगम में आएंगे तो ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी के साथ साथ बाकी पार्टीज को भी, चाहे आईएनएलओ हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नहीं, तो राकेश जी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनस्बत इसके कि पार्टी का स्ट्रक्चर क्या? बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जिस तरीके से हरियाणा के प्रदेश चुनाव के अंदर केवल 1% के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई थी, अगर कांग्रेस पार्टी ने उस बात से कुछ सीख ली होगी कि बागियों को कैसे संभालना है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस निगम चुनाव में अच्छी फाइट दे सकती है। बाकी जनता जनार्दन तय करेगी कि वो क्षेत्रीय पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को किसको कितनी सीटें देगी। नहीं राकेश जी, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने ये पूछा कि मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है इसके साथ, जैसे आपने कहा कि बागी कैंडिडेट या पार्टी के अंदर जो इस समय एक खींचातानी चल रही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या मुद्दे के आधार पर जनता वोट करती है? कि आयुष जी, आज के समय में ना चुनाव चाहे कोई सा भी हो, मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये बात मैं बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आप देखिए, चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव शुरुआती दौर में केवल मुद्दों पे बात होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और पार्टीज के एजेंडे जो सेट होते हैं चुनाव लड़ने के, वो आगे आ जाते हैं। लेकिन निगम चुनाव के अंदर
मैं समझता हूं कि इसमें जो मुद्दे हैं वो पर्टिकुलर जो सिटिंग निगम में होता है उस पे तो जरूर हावी होते हैं, लेकिन जो नया कैंडिडेट होता है वो केवल पार्टी के सिंबल पे या पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ता है, मुद्दे नहीं, मैनिफेस्टो आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे वो कोई भी चुनाव हो, आज के समय में मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में हमेशा लिखा हुआ होता है। अब आप देखिए 10 साल से बीजेपी की सरकार है, मैनिफेस्टो के अंदर कितने वादे पूरे हुए ये सभी को पता है। तो मैनिफेस्टो से ज्यादा पार्टी के सिंबल और दूसरे एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाता है आज। राजवीर जी, इस बार आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो पार्टी के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अभी यहाँ भी बैठे हुए प्रवक्ता ने भी कहा, राकेश जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई देखिए अब आपको खुद जाना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि एक लंबा वक्त आप लोगों ने बिताया है, मतलब आप निगम के अंदर भी सत्ता में रहे हैं, तो जनता जवाबदेही के साथ अब आप लोगों से पूछेगी कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए मुश्किल है, टफ है इस बार आप लोग के लिए। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उसमें चाहे नगर निकाय की बात है, चाहे वो राज्य सरकार की बात है या पंचायतों की बात है। तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 12 साल बिना पार्शलिटी काम किया है। रही बात मनाने की बात, तो हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि भाई वो पंचकुला में जो कैंडिडेट थी, मतलब मान लीजिए जो उम्मीदवारी जो रख रहे थे, और टिकट तो एक को ही मिलना होता है, लेकिन जब श्यामलाल बंसल जी को टिकट मिली, मैं आपको बताता हूँ, वो सभी जो महत्वपूर्ण लोग थे पंचकुला के, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, वो सभी के पास जाके सभी का समर्थन लिया उन्होंने। और वो सारी जो फोटोज वीडियो जो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है। लेकिन कांग्रेस का क्या करोगे आप? कांग्रेस में तो बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे किसी नेता ने बयान दिया है? किसी नेता ने बयान दिया भाई जो नेता बागी हुआ हो? बागी वाली बात नहीं होती, मान सम्मान हर कोई चाहता है अपना, हर कोई मान सम्मान चाहता है। भाई ठीक है, उसको टिकट नहीं मिली, उसने लड़ाई लड़ी, तो भाई नेता ने उनको समझाया भाई टिकट तो एक कोई मिलनी है, और जो पार्टी ने फैसला किया वो शर्माते हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को ज्यादा सिर फुटबॉल है, क्योंकि उनके लोग तो सीधे कैमरे पे आके बोल रहे हैं भाई टिकट बेच दी, भाई कमल दीवान ने और सुरेंद्र पवार ने मतलब मेरा नाश कर दिया। ये सोनीपत की घटना बता रहा हूं मैं आपको। बात कोई कुंडू था कोई, तो उसने कहा था कि मैंने 4 चुनाव में काम किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी टिकट काट दी। पवार ने भी मेरे से हाँ भरी थी और कमल दीवान ने भी, तो मेरे को दोनों ने धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा धोखा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है यार। तो यहाँ संगठन ने फैसला किया है टिकट एक को मिलनी है, तो बाकी सबको उनका साथ देना है। और रही बात इनेलो की, तो ये क्या मुद्दे बनाएंगे? इनके पास कुछ बचा है क्या? इनके पास तो खाली 2 विधायक है विधानसभा में, और इनका सिंगल एक वार्ड में एक प्रत्याशी भी जीत नहीं पाएगा। मोस्टली तो इन्होंने टिकट नहीं बांटे होंगे, इनका सिंगल एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ना तो पहले कभी आए ना आगे आएंगे, क्योंकि इनका टुकड़ा साफ है। इन लोगों का कोई पूछने वाला। चलिए, रोहिला जी से शायद मुझे लग रहा है मेरा संपर्क भी टूट गया है। सुमित गौड़ जी हैं मेरे साथ। जी सुमित जी। देखिए आयुष जी, क्या सवाल है आपका? जी जी सुमित जी, बाबू ये कह रहे हैं कि भाई ये खींचतान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मना भी लेंगे अपने, और ज्यादातर लोगों वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मना लिया है, इसलिए वो अपने काम के आधार पे, अपने संगठन के आधार पे जा रहे हैं जनता के बीच में, और जीतेंगे वही। आयुष जी अभी आपने भी और आपके माध्यम से जो भी लोग इस आपके इंडिया न्यूज चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता कितने घमंड से 2 बातें उन्होंने कही कि जनता चुनाव के समय में स्थानीय मुद्दों को भूल जाती है और वो आपस, ये चुनाव व्यक्तिगत हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए ये घमंड बोल रहा है उनका। और दूसरा इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी मनाने आए तो बड़प्पन है, बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है, ये भी घबराए हुए, बुखलाए हुए हैं, लेकिन साथ ही घमंड में भी हैं। इनकी परिस्थिति ऐसी है, ये 2 चेहरे वाले इंसान है। एक चेहरे से घमंड में भरे दिखाई देते हैं, एक चेहरा इनका घबराया हुआ चेहरा होता है इन लोगों का। मैं अभी भी इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए चुनाव अब आज से बनेगा हरियाणा का, क्योंकि आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, सिंबल आवंटित हो जाएंगे। जो कायर हैं या जो बिकाऊ लोग हैं वो घर बैठ जाएंगे। आज जो भी होना होगा हो जाएगा, उसके बाद चुनाव उठना शुरू होगा आज से और ज्यादा। लेकिन आप मेरी बात को समझिए आयुष जी, ये बीजेपी सरकार, ये वो सरकार है जो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। हमें बस एक ही चीज का ये है कि ये सिस्टम का दुरुपयोग ना करें,
ये एक फ्रेंडली मैच खेलें, एक अच्छा मैच खेलें, एक साफ लड़ाई लड़के देखें, इन्हें पता चल जाएगा कि धरातल पे इनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा इन चुनावों में। लेकिन उसके लिए इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से और नेक नीयत के साथ। जनता के बीच जाएं, कमियां रही हैं, सड़कें गंदी हैं, घरों पे पानी घुसा हुआ है, कूड़ा है, आवारा पशु है, गाय माता सड़कों पे घूम रही है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हो सकता है जनता फिर भी इन्हें एक मौका और दे दे, लेकिन अगर इस सिस्टम के दुरुपयोग करेंगे तो वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सभी नेता, चाहे वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हों राव नरेंद्र सिंह जी, चाहे हमारे माननीय सीएलपी लीडर हों, चाहे हमारे हरियाणा के सभी नेतागण, आज अपने 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 जहां जहां उनका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है वहां वो प्रयासरत हैं और टिकट बांटने में भी प्रॉपर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। बाकायदा पैनल बने, रिकमेंडेशन लिया गया, ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई गई। और नहीं गौर साहब, अगर ये लेकिन मैं मैच फिर उसी बात पर आऊंगा ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी के घर के बाहर अगर सड़क नहीं बनी है या वहां सीवर नहीं है या उसको घर में प्रॉपर सही जो एमिनिटीज जो भी मिलना चाहिए उसको व्यवस्था वो नहीं मिल रही है, तो कितना भी आप प्रयोग कर लीजिए, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, वोट तो वो देने से रहा। तो फिर ये आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे कि नहीं जनता भाई इससे परेशान है या इतने मुद्दे हैं। जैसे आप निगम के भ्रष्टाचार की भी बात करें, भाई वो जनता ही तो जाती ना उन निगमों में जहां उनको काम को आप कह रहे हैं कि बड़ी समस्या होती है, तो फिर वो वोट आपके ही पक्ष में करना चाहिए उसको। फिर ये आशंका क्यों बरकरार है कि अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे या अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे या हम इसके लिए आश्वस्त हो सकते हैं, ऐसा क्यों है? मैं आपकी आशंका के लिए बता दें, इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। आयुष जी, पहली बात तो आप आइए मेरे साथ, आप और मैं सिंपल टेस्ट में चलते हैं प्रॉपर्टी आईडी बनवाने फरीदाबाद नगर निगम के दफ्तर में। 25-25 हजार रुपए की प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, 5-5 हजार रुपए करेक्शन के लिए जा रहे हैं। इवन अगर आधार कार्ड भी करेक्शन करनी है तो अप्लाई करने वाला भी 4-5 रुपए तक का चार्ज लगा देता है। तो मतलब हालत करप्शन के इतने बुरे हाल है। हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन यस, जो लड़ाई मान रहे हैं, अभी हमारी लड़ाई 3 चीजों से है। खाली बीजेपी के जो इनके फेल्योर से नहीं है, अभी हमारी बीजेपी के ईवीएम से भी लड़ाई है, हमारी बीजेपी के सिस्टम की दुरुपयोग की नीति से भी लड़ाई है। जनता हमारे साथ है, लेकिन जितना % जनता चाहिए जीतने के लिए, उसमें तो गेम चेंजिंग तो इनके हाथ में है ना। इन्होंने क्या करना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है। ओछे हथकंडे इनके इन लोगों के, इन्हें बस चुनाव जीतना है। इनको इन्होंने इस देश को कुछ नहीं देना, ना प्रदेश को ना वार्डों को। और जनता आज आप देखिए, मैं देखिए आज भी हरियाणा में 49% वोट हमें मिली है, तो आज भी सबसे बड़ा विपक्षी चलिए गौर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है शायद आपको कोई कॉल आ रहा है या आप म्यूट हो गए हैं। पंजेटा जी का मैं रुक कर रहा हूँ। पंजेटा जी, रोहिला जी कह रहे थे कि भाई आपका तो कोई आधार ही नहीं है शहरी क्षेत्रों में, तो फिर आप कहते रहिए लेकिन आपको तो जनता वोट नहीं करने वाली। देखिए, हो जाता है कई बार ना, एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और कई बार सत्ता का घमंड भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। भूल जाते हैं कि कभी हमेशा ही 2014 से पहले हमारा ही सहारा लेकर हरियाणा की राजनीति के अंदर ये लोग जो है वो रहे हैं। और कभी 2 इनके होते थे, 84 में पूरे देश में 2 MP होते थे, तो हरियाणा में तो इनके आपको भी पता है कितने नंबर्स रहे। मैं मानता हूँ 2014 मोदी वेव की वजह से ये सत्ता में आए। 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आ रही थी, वो किस तरह प्रकरण हुआ उसको तोड़ा गया, जेजेपी बनी और उसकी वजह से जो है वो भाजपा दूसरी बारी हरियाणा के अंदर सत्ता में आई। और दूसरा फायदा कांग्रेस को भी हुआ, जो 10 साल से उससे पहले मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थी, वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। तो जेजेपी का जो बनना हुआ, इंडियन नेशनल का टूटना हुआ, इन दोनों पार्टियों के लिए दुष्यंत ने संजीवनी का काम किया। 2024 में हुड्डा जी का अभी जो बात हो रही थी बागियों को मनाने की, तो बागियों की ताकत आप हल्के में मत लीजिए, उसको कम मत आंकिए। बागियों की वजह से ही आज तीसरी बारी, कांग्रेस के बागियों की वजह से ही आज तीसरी बारी जो है कांग्रेस भाजपा जो है वो सत्ता में। हाँ, अभी हाल ही में इनके भाजपा समर्थित जो अभी भी इनकी इन्हीं की पोस्ट पे बने हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो नांदल जी अभी हाल ही में वो हार का स्वाद चख चुकी है भाजपा राज्यसभा वाला। तो हो सकता है ये थोड़ी हताशा बोल रही हो,
हाँ, मैं ये नहीं कहता सत्ता में होने की एडवांटेज नहीं होती, सत्ता में होने की तो बाई इलेक्शन भी होगा अगर, तो भी जो सत्ता पक्ष होता है क्योंकि उसके पास सारी साम दाम दंड भेद सभी कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का एक एमएलए के घर भी जाना और वो किसी भी तरीके से उसको मना सकता है। मैं कहता हूँ गोकुल सेतिया के भी लिए जाना वो अपना एक उनके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। और जिस तरीके से यहाँ बागियों को मनाने के लिए उनके घरों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो असंतोष है वो भाजपा में ज्यादा है, क्योंकि सत्ता में है तो जवाबदेही भी ज्यादा बनती है। और घमंड होने में तो कोई बात नहीं, वो तो जनता देखती है कौन किस जगह, जनता कितनी परेशान है, ये तो जनता जवाब देती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई टूटी सड़कों पे घूमे ही जा रहा है, इंटरनल रोड्स के इश्यूज हैं, कोई आपको अपने एमसी को लेकर कोई इश्यूज है। अब आप एक बताइए कि चाहे कोई आधार कार्ड भी है वो एमसी के साइन कराओ, चाहे कुछ भी है, कोई भी सरकारी काम है जिसमें तहसीलदार को के भी जरूरी है, तो उससे पहले एमसी के एमसी कोई परमानेंट थोड़ी ना रहेगा, आज किसी पार्टी का है कल किसी पार्टी का है। अब उसके मैंडेटरी करा रखे हैं इस टाइम, कभी इलेक्शन लेट होगा या इलेक्शन फंसेगा या इलेक्शन कुछ भी हो जाता है, तो उस बीच में कोई काम नहीं होते। आप ये मान करके चलिए जब से भंग हुई है पिछली और जब से अब अगली आएगी, उसके बीच में किसी का कितना जरूरी काम हो, वो इन इन अब सरकारी दफ्तर में तहसीलदार तो बैठा है वर्किंग आवर्स के अंदर, वर्किंग डेज में वो जाके अपना काम करा सकता है, लेकिन क्योंकि एमसी के जरूरी है वो प्रोसेस बना दिया है सरकार ने। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं समझ में आता। क्या अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या आपका गवर्नमेंट का काम है, क्या इनके अधीन रहेगा? क्या इनके बिना नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रिक्वायर्ड है। कल को आप अगर सरपंच के कर भी करा, इसके भी करा, उसके भी करा, तो ये तो जनता को उलझाने वाला काम है। आज जनता के ऊपर पहले जरूर जनता टेंशन फ्री जीती थी, आज तो हर वक्त किसी ना किसी की कोई बिल की डेडलाइन है, कोई सरकार की डेडलाइन है, कोई किसी का इशू है, कोई इस वक्त पे ये कर, हर महीने उठते ही कभी फोन का बिल है, कभी इसका बिल, कभी उसका बिल, कोई सरकार ने टेंशन में डाल रखा है, कभी पीपीपी को लेकर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दी, इतना पोर्टल और ऑनलाइन के जरिए ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, उससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ। बहुत ज्यादा जनता जो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ाने का काम भाजपा ने निश्चित तौर पर किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी फीस भी कोई कम हुई हो। अगर आप नहीं, लेकिन निगमों में पंजेटा भी जी देखिए, जाएंगे, ये कोई सवाल भी मैं काम है, पूछा था राकेश सब जी से और मैंने भी कई बार इन चीज़ों को देखा, क्योंकि जनता के पास मुद्दे तो बहुत होते हैं, हम लोग हर बार देखते हैं, हर चुनावों में इवन हम लोग देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट या पार्टी या कैंडिडेट आखिर में जाकर के हम लोग देखते हैं चुनाव वहीं अटक जाता है, फिर वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और बाकी चीजें पहले आ जाती हैं। आखिर में मैं मानता हूँ आयुष जी, बहुत हो गया आपके साथ डिबेट करते और इन्हीं इश्यूज के ऊपर हम हर साल करते हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे आपकी इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि आखिरी में इलेक्शन आके मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकता जरूर है, आखिरी में आके कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं इलेक्शन। मैं आपकी इस बात से सहमत। तो ऐसे में पार्टी की फिर मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूं ना कि स्ट्रेटेजी क्या है इंडियन नेशनल लोकदल की, और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमेरे वर्ग में या किसानों के बीच में हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की पैठ है, लेकिन थोड़ा शहरी क्षेत्र में लगता है कि फाइट करनी पड़ती है, और अगर ये मुद्दे भटक जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो स्ट्रेटेजी क्या है इंडियन नेशनल लोकदल की? देखिए, इसके ऊपर भी एक पार्टी काम कर रही है बहुत ज्यादा। आखिरी तो आप यही है कि जनता का जो फैसला होता है वो ही सर्वप्रिय होता है। आखिरी में जाके अगर आप ये देख लीजिए कि छोटे से छोटा इलेक्शन भी आजकल इन्फ्लुएंस होने लग गया है, चाहे वो शराब बट्टी हो, चाहे कोई और इशू हो। मतलब अब पैसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर हर पंचायत से लेकर और ऊपर के इलेक्शन तक पैसे का दुरुपयोग मैं कहूंगा निश्चित तौर पर होने लग गया है। कहीं ना कहीं लुभावनी चीजें, लुभावने वादे, मतलब जनता का तो मन अब बड़ा आसानी से भटकने लग गया। मैं कहूँ जनता तो छोड़िए, विधायकों और एमपीज का भटकने लग गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें लोकल तो चलिए पंजेटा जी, मुझे लग रहा है आपके साथ भी हम नेटवर्क इशू है कुछ। राकेश जी, क्या हम मान के चलें कि ये मुद्दे या इसके इर्द गिर्द ये चुनाव, या फिर पूरी तरह से ये इसी पर सेंट्रिक रहेगा कि स्ट्रेटेजी पार्टीज की क्या है या लोकल कैंडिडेट क्या है या किसने किस तरीके से मैनेज किया इस चुनाव को? राकेश जी देखिए आयुष जी, स्थानीय मुद्दे क्या हैं निगम के अंदर? स्थानीय मुद्दे होते हैं कि सफाई व्यवस्था,
बरसात के समय में जल भराव, अगर निगम से जुड़ी हुई चलिए, मुझे लग रहा है शायद तकनीकी समस्या है गेस्ट के साथ, हम लोग का संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट हूँ, इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा कि आप अभी इस चर्चा में सुन रहे थे, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि देखिए, मुद्दे स्थानीय निकाय चुनाव में जाहिर हैं कि बहुत सारे हैं, और लोकल बॉडीज़ के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं किस तरह के जो मुद्दे हैं वो खूब हावी होते हैं। लेकिन अब उसके इर्द गिर्द ये चुनाव रहता है या नहीं, इसको समझने की कोशिश करें। गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से शायद कनेक्ट हो गए। राकेश जी अपनी बात रखिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सारे जो मुद्दे हैं निगम के अंदर, ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, स्वास्थ्य जुड़ी हुई मुद्दा हो, बरसात के अंदर जल भराव का मुद्दा हो, ये सारे इश्यूज इलेक्शन में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव में वोटिंग के डेज पास में आते हैं और पार्टी कैंडिडेट्स को उनके सिंबल मिल जाते हैं, तो आपने आयुष जी हमेशा देखा होगा ग्राउंड लेवल पे पत्रकारिता करते हुए, जब लोगों के बीच आप जाते हैं, उस टाइम पे वोट डालते हुए वो मुद्दा एक राज्य स्तर से उठकर कहीं और चला जाता है। लोग केवल पार्टी के ऊपर वोट डाल देते हैं। इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, लोग वादों में चले जाते हैं और स्थानीय मुद्दों को या अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। मुद्दे कुछ परसेंटेज तक तो काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा पार्टी की जिस तरीके से आगे भूमिका बनती है, तो कहीं ना कहीं लोग मुद्दों को छोड़कर अपने वोट को पार्टी के प्रचार के ऊपर डाल देते हैं। और इतना कह सकता हूं मैं कि निगम चुनाव हरियाणा में हो रहा है, इसमें भी आप देखेंगे कि जब वोटिंग के 2-3 दिन रह जाएंगे तो केवल पार्टी के नाम पे वोट मांगा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को दिखाया जाता है, प्रदेश स्तर के सरकार के कार्यों को बताया जाता है, लेकिन निगम के कार्यों को लोग बताना बंद कर देते हैं। राजवीर जी, अभी आपने जब कहा कि भाई और पार्टी और खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल को आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इनको जनता नहीं इस बार भरोसा इनके ऊपर करने वाली, तो ये कमोबेश यही बात कही कि कांग्रेस भी यही कह रही, इंडियन नेशनल लोकदल भी यही कह रही कि भाई ये जनता तय करेगी। ऐसा कहने से नहीं होगा कि नहीं, इनका कोई आधार नहीं, या इन्होंने कोई काम नहीं किया, या इनके ऊपर जनता का भरोसा नहीं, वो जनता तय कर देती है। राजवीर जी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका बोल रहा है? आयुष जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो हमने सेवा की है वो आत्मविश्वास है हमारा। ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? जनता मालिक है, जनता जब चाहे सत्ता से बाहर फेंक देती है। अब इन लोगों को 22 साल से बाहर फेंक रखे है, तो इसमें जनता ने जो अपना निर्णय सुना था, इनको सुनना पड़ेगा। वो जनता ने 12-13 साल से कांग्रेस को बाहर फेंक रखा है। अगर जनता की हम नहीं सुनेंगे, जनता के मुद्दों को हम सोल्व नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी जनता हमें भी मतलब बाहर का दिखा कर सकती है हमें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जनता ने जो हमें, जनता के लिए जो हमें काम किया है, वो काम बोल रहा है हमारा। लगातार हमारे कार्यकर्ता फील्ड पे है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, या हमारा मंत्रिमंडल है, या विधायक है, या जनप्रतिनिधि है, कोई भी, वो सभी जनता में है। अभी आपने देखा कि राजीव जैन जी को 9 महीने का कार्यकाल मिला था अभी, तो वो लगातार जनता में थे, आपने हर रोज देखा होगा उनको। तो जो हमारे मेयर रहे हैं, जो भूतपूर्व या तो वर्तमान में जिन्हें टिकट मिली है, वो लोग जनता से कनेक्टेड रहे हैं। और लेकिन इनका क्या करे कांग्रेस का, ये तो परिवारवाद में जाके धस गए। कभी किसी जिला अध्यक्ष की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, कभी मीडिया प्रभारी की पत्नी को टिकट दे रहे हैं। तो ये तो घर की भाई और काका लिखड़ियां कर रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है उसे पार्टी इनाम भी देती है, उसे टिकट भी देती है, आगे भी बढ़ाने का काम करती है। और जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। और उसी निर्णय के आधार पर श्यामलाल बंसल जी जो हमारे कैंडिडेट है, अक्षिता सैनी जी या राजीव जैन जी, या जो दारूगढ़ा और रेवाड़ी से है, उकलाना से है, तो हर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं राजवीर जी, ये बात ठीक है। देखिए, आपने पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने कैंडिडेट्स को उतारा, अब जाहिर है कि पूरा पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो बागी हो गए उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। और इन्होंने खेल बिगाड़ा, पहले भी हम लोगों ने देखा कि ये कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते रहे हैं। मानेसर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था पिछली बार निकाय के चुनावों में। तो ये अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा, या अगर खुद मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है, या आपके बड़े नेताओं को उनको मनाना पड़ रहा है, तो ये दिखाता है कि चैलेंज तो है इस समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने, और ये मुसीबत भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली चुनाव लेती है, और उसमें हमारे लिए एक एक वोटर भी महत्वपूर्ण है, एक एक कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि उसका कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो। ये कड़वी सच्चाई है। जब भी अगर कोई टिकट तो एक को मिलनी होती है,
अब हो सकता है 10 उम्मीदवार तो उम्मीद पाले बैठे थे कि भाई हमें टिकट मिलेगी, लेकिन 9 को हमने भारतीय जनता पार्टी ने सेटिस्फाई किया और सभी, हमारे पास कोई बाकी नहीं है। वैचारिक थोड़ा सा हो सकता है, भाई टिकट नहीं मिली दुख हो सकता है, लेकिन जब नेताओं से बात होती है तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह है कि हमारे में कोई बाकी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का वो नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री है, नायब सैनी जी, तो वो भी तो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी तो बोला भाई जो हमें निर्णय सुनाया जाता है पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, उसे हम सिरमाते लेते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, और हर संगठन को यह काम करना चाहिए। अगर कोई बागी होता है जिसने बरसों तक मेहनत की है, तो उस कार्यकर्ता को खराब नहीं होने देना। तुम हर पार्टी को, जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उसे सोचना चाहिए मैं अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ता का सम्मान करती है, इसीलिए चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, सभी प्रयास करते हैं कोई बाकी ना हो। राकेश जी, ये जो बागी कैंडिडेट, क्योंकि वो सारी पार्टियों में और खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी दो चूंकि प्रमुख पार्टियां हैं, क्योंकि एक सत्ता में है एक प्रमुख विपक्षी दल है, पार्टियों में दोनों ओर से हम लोगों ने देखा कि नाराजगी थी। उधर भी कैंडिडेट्स जब अनाउंस हुए तो नाराजगी वाली बातें, और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, और दोनों तरफ से मान मनोबल का दौर चला। तो क्या ये बागी आपको लग रहा है कि मुसीबत में डाल सकते हैं, या ये ज्यादा मुझे लगता है गौर करने वाली चीज है कि पार्टियां अगर इस पर गौर करें, क्योंकि मुद्दे अगर गौर हो जाते हैं, पार्टी या कैंडिडेट्स महत्वपूर्ण है, तो ये बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। राकेश जी, देखिए आयुष जी, निगम चुनाव के अंदर जो सीट होती है वो छोटे क्षेत्र में होती है, और जो वोटिंग जो जिस संख्या में वोट पड़ने हैं और जो जीत का मार्जिन होता है वो भी बहुत कम होता है। और जो बागी होता है वो उस पार्टी के अंदर अगर कार्यरत कर रहा है काफी लंबे समय से, या वो सिटिंग निगम के अंदर था, तो वो कहीं ना कहीं उतने वोट खराब कर सकता है कि जिससे कि पार्टी का जीतने वाला कैंडिडेट हार जाए। इसलिए चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो अपने बागी कैंडिडेट्स को भी इसीलिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव छोटा चुनाव है। इसमें हार जीत का अंतर 1500 वोट, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ा और 1500 वोट भी उसने खराब कर दिए, तो 500 या 1000 वोट्स के अंदर जीतने वाला कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं उसकी सीट खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी अमूमन इतनी जल्दी अपने लोगों को मनाने के लिए नहीं जाती। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, वो इसीलिए गए कि बीजेपी को एक एक वोट और एक एक सीट को बहुत ये जिम्मेवारी के साथ लड़ते हैं कि इसको निकाल के लाना है। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो ये चाहेंगे कि निगम चुनाव उनके जिस तरीके से उनके पूरी कमान उनके हाथ में है, तो किसी भी तरीके से सीटें जीती जाएं। लेकिन ये हकीकत है कि निगम चुनाव के अंदर अगर कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी है और उसकी थोड़ी बहुत भी उस क्षेत्र के अंदर अच्छी छवि है, तो वो जीतने वाले कैंडिडेट का कभी भी समीकरण को बिगाड़ सकता है। इसलिए बागियों को मनाना पार्टी के लिए आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। राजवीर जी, एक और महत्वपूर्ण बात अभी इसी चर्चा में हुई और ये कहा गया कि भाई अगर हम लोग विधानसभा चुनावों के डाटा को उठा करके देखें तो कांग्रेस पार्टी कुछ परसेंटेज उनका वोट जो था वो आपसे कम था, और उस बड़े मार्जिनल वोट से आप लोग जीते थे विधानसभा का चुनाव। तो चैलेंज तो है इस बार, क्योंकि अगर जनता के जहन में ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को ऑप्शन के तौर पर देख रही है। आयुष जी, आप ग्राउंड लेवल पे देखें, मैंने पहले भी कहा था, आप एक एक सीट का आंकड़ा देखें। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव केवल एक टोटल अगर वोटिंग देखी जाए तो 1% वोट कम था और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने से रह गई। तो मार्जिन ज्यादा नहीं था। इसीलिए जो निगम चुनाव भी है, इसके अंदर भी जो गैप होगा, जो जीत का अंतर होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होना। इसीलिए बीजेपी भी ये चाहती है कि वो एक एक सीट पर बहुत मजबूती से लड़े, क्योंकि हल्की सी भी चूक हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने जो कमी, जो बागियों को ना बना पाना, अपनी सीट पे कहां किसके ने इफेक्ट डैमेज किया था, तो कांग्रेस पार्टी उस डैमेज आप ये कह रहे हैं कि इसी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। रोहिला जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ओपोनेंट इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, सीटें आप लोगों की ज्यादा थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा अंतर उसके बीच में नहीं है। तो इसलिए वो चैलेंजिंग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यमुना में उसके बाद काफी पानी बह चुका है। कांग्रेस के जो विधायक है वो जिन्होंने क्रॉस वोट किए हैं, वो ऐसी बहुत सी प्रकरण हुए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का जो हौसला है वो पस्त है।
ये पूरे हरियाणा को पता है भी कांग्रेस में क्या क्या चलता है। और जो नहीं, वो तो विधायक ने किया ना भाई, मैं यहाँ जनता की बात कर रहा हूँ। वोट की जब मैं बात कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो वो जनता की बात कर रहा हूँ। अब विधायकों ने वो वोट लेने के बाद क्या किया, वो एक दूसरा पहलू है उसका। अब वो पता नहीं जनता उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जनता ने बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहुत बड़ा गैप दिखाया हो, क्योंकि बहुत मार्जिनल था, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये चैलेंजिंग नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? आयुष जी, आपने विधानसभा चुनाव की बात की, मैंने वो बयान कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रही है। और हमें विश्वास है जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो नायब सैनी जी की जो नीतियां, उन नीतियों के आधार पर मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड जीतेगी, हर मेयर का चुनाव जीतेगी, वो चाहे बुलाना की हो, चाहे सोनीपत की, चाहे शापला की बात हो, दारूहेड़ा या रेवाड़ी की बात हो, या अम्बाड़ा की बात हो, पंचकुला की बात हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव छोटे से छोटा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। अब आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने रैली भी की है, तो हमारे नेताओं के प्रोग्राम बढ़ने लग रहे, तो हम धुआंधार प्रचार करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल में किया है, वो चाहे नगर निगम की बात है, पंचायत की बात है, या राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के काम है, हम वो कामों को गिनवाने का काम करेंगे। और जो ठीक है, अब रोहिला जी, अब आप इन कामों को लेकर के जाएंगे और देखते ही हैं कि जनता इस बार किस पार्टी पर और कितना भरोसा करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि निकाय चुनाव में अब आज अंतिम दौर इसलिए है चूंकि आज नाम वापसी का भी दिन है। आज ही आप देख रहे हैं कि जो चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन भी किया जा रहा है, यानी कि आज से आप कह सकते हैं कि ये जो निकाय का चुनाव है वो और राजनीतिक तौर पर रफ्तार पकड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बार जनता किन मुद्दों पर और किस पार्टी को या किस